नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जेएमएस एकेडमी की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है काफी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो इसी को देखते हुए आपकी जो सोशल साइंस की क्लास हम फिर से लेकर आ गए हैं, और आप लोगों से जो वादा किया था, और वो वादा एक हफ्ते के हम लोग अंदर क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। मतलब सोशल साइंस की जो क्लास है, इसके जितने भी टॉपिक हैं इनको हम क्या करेंगे, एक हफ्ते के अंदर महामैराथन क्लास के द्वारा पूरा कवर कर लेंगे। तो आज की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10 के जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, इनके सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, मैराथन क्लास के द्वारा ला रहे हैं। और आज की क्लास में आप लोग क्या करोगे, लगभग 20 नंबर क्या करोगे, पक्के करके जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये जो क्लास है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और जो स्टूडेंट है उनका भी भला हो पाए, और वो भी अपने एग्जाम में 20 नंबर पक्के कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। क्लास टेंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी भी सामाजिक विज्ञान का एक भी कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, सामाजिक का सा भी नहीं पढ़ा है, तो अगर ये क्लास आप देखकर जाते हो पेपर में, तो आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके जितने भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है। और पेपर भी जब होगा उसके बाद भी हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर देंगे, ठीक है, पेपर का। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पेपर में क्या क्या चीजें पूछे जाएंगी और कितने टॉपिक हमारे पेपर में आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स हैं इनको क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी क्लास के माध्यम से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, देखो भैया इसमें जो यूनिट है, कितनी यूनिट पढ़ना पड़ेगा आपको, तो 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। और प्रत्येक यूनिट देखो, पहली और दूसरी जो यूनिट है ये 20-20 नंबर, इसमें आपको आपके पेपर में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो तीसरा यूनिट है, पहली यूनिट क्या है, विश्व और भारत के समकालीन, विश्व और भारत का समकालीन इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें आप लोग यूरोप का राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद, इन सब चीजों को क्या करते हो, पढ़ते हो। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, तो देखो सेकेंड यूनिट क्या है, समकालीन भारत। मतलब इसमें भारत का भूगोल पूछा जाएगा और वर्ल्ड का भूगोल पूछा जाएगा, मतलब विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आपसे दूसरी यूनिट में पूछा जाएगा। और दूसरी यूनिट भी काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरी यूनिट की, तो देखो तीसरी यूनिट जो है हमारा, ये नागरिक शास्त्र का है। ठीक है, तो ये तो आप लोग एक ही क्लास में क्या करोगे, पूरा कवर कर दोगे एक ही क्लास में। और इसी के साथ हम बात कर रहे हैं अपने चौथे यूनिट की, तो देखो आपको इसमें इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ये भी 15 नंबर का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए, 20-20 40, और 40-15 कितने हो जाएंगे, 20-20 40 40-15 आपके 55 हो जाएंगे। और उसके बाद उसमें 15 नंबर मिलाओगे तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 70 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट को खत्म करेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो पहली यूनिट पर है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्लास है, और आपको YouTube पर कहीं भी इस तरीके की क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी, फालतू कुछ भी चीजें नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, वही चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको एग्जाम बेस्ड कंटेंट दिया जाएगा, एग्जाम बेस्ड कंटेंट दिया जाएगा। केवल और केवल आप इसी को पढ़ के जाइए। ये 100% गारंटी है कि आप पेपर में 100% गारंटी है कि आप पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला यूनिट है इसमें कितने टॉपिक हैं। तो देखो हमारा जो पहला यूनिट है ये टोटल आता है 20 नंबर का। कितना आता है, इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है, यूनिट है, ये 2 टॉपिकों में डिवीजन है, कितने, 2 टॉपिकों में विभाजित है। पहला टॉपिक है, अभी हमने बताया, इसमें आपको विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक टॉपिक ये है आपका। और दूसरा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो दोनों 10-10 नंबर में क्या है, विभाजित है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10-10 20 नंबर के हो जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक को पढ़ेंगे
और ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और लड़के इस टॉपिक को देखकर क्या हो जाते हैं, लड़के इस टॉपिक को देखकर भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको भागना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भागना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए हम लोगों ने काफी आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया जाएगा इस क्लास में, और काफी अच्छा भी आपको लगेगा, क्योंकि ये जो क्लास है काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, मैपिंग के द्वारा डिजाइन की गई है, और पिक्चर का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो सभी स्टूडेंट से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट जो है उनकी मदद हो पाए और सबका भला हो पाए, एग्जाम में अच्छे नंबर सभी लेकर आए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट रेडी हो जाओ, कॉपी पेन सारी चीजें लेकर के आ जाओ, रेडी हो जाओ, और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है, इसका नाम क्या है भैया, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा क्या है, आज का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे भैया पहले देख लेते हैं कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। यहाँ पर एक शब्द आपको मिलेगा राष्ट्रवाद, क्या मिलेगा, राष्ट्रवाद शब्द आपको मिलेगा, और ये आपको पूरे क्लास में राष्ट्रवाद शब्द मिलेगा, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद भैया होता क्या है, तो देखो सभी व्यक्ति किसी न किसी देश में रहते हैं, जितने भी आप भी कहीं किसी न किसी देश में रहते हो, और भी जो व्यक्ति हैं वो भी किसी न किसी देश में रहते हैं। तो सबको भैया क्या होता है, अपने देश से क्या होता है, प्रेम होता है, अपने देश से क्या होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, क्या होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। देश से प्रेम, ठीक है, देश से प्रेम, देश से प्रेम को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। वही बात कर रहे हैं यूरोप। तो देखो यूरोप हमने आप लोगों को जब मैपिंग की क्लास पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से बताया था कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारी पूरी पृथ्वी पर जितने भी जमीन, जितने भी यहाँ के स्थल दिख रहे हैं, ठीक है, इनके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, इन स्थलों को नाम दिया गया है। और टोटल कितने बड़े महाद्वीप हैं, टोटल इन स्थलों को 7 बड़े स्थल हैं, 7 बड़े क्या है, स्थल है जिन्हें क्या बोला गया है, जिन्हें महाद्वीप बोला गया है। क्या बोला गया है, महाद्वीप बोला गया है। और जो ये यूरोप है ये भी क्या है आपका, जो यूरोप है आपका ये भी क्या है आपका, एक महाद्वीप ही है, ठीक है। देखो बात करते हैं हमारा भारत। तो देखो हमारा जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में है, कहां पर है, एशिया महाद्वीप में है। और ये है आपका यूरोप, ये क्या है, ये आपका यूरोप है, ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका, और ये क्या है, ये अंटार्कटिका है, ये क्या है, अंटार्कटिका है। और यहीं पर आपको दिखता है छोटा सा एक महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, यहीं पर एक महाद्वीप दिखता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इन महाद्वीपों का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने मैपिंग की क्लास काफी अच्छे से पढ़ा है। वही बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसका नाम है, क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका नाम है। और इसका नाम एक महाद्वीप है जो कि इसके नीचे है, इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका। क्या बोलते हैं भैया, दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हमारा 1 महाद्वीप, 2 महाद्वीप, 3 महाद्वीप, 4 महाद्वीप, और ये आपका है 5 महाद्वीप, और ये आपका 6वां महाद्वीप, ठीक है, और ये आपका 7वां महाद्वीप। कुल मिला के कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और उन्हीं महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरे विश्व में अगर बात किया जाए राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है, तो यूरोप महाद्वीप में होती है। और यूरोप महाद्वीप में भी बात किया जाए तो फ्रांस देश से होती है। कहां पर होती है, फ्रांस देश से होती है, फ्रांस। यूरोप में देखो एक महाद्वीप में बहुत सारे देश हो सकते हैं, जैसे हमारे एशिया महाद्वीप में 48 देश है, इसी तरीके से यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। तो फ्रांस क्या है, यूरोप का एक देश है, यूरोप का क्या है, एक देश है, ठीक है। तो देखो भैया राष्ट्रवाद का मतलब अभी हमने बताया कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, देश से लगाव होना, देश से प्रेम होना, ठीक है, देश से प्रेम होना और देश से लगाव होना, इसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और भारत से पहले ये यूरोप में शुरू हुआ था, ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यूरोप में शुरू हुआ, ठीक है, यूरोप के देशों में फैला ये चीज। और यूरोप में भी बात करते हैं तो फ्रांस देश से फैला, ठीक है, फ्रांस देश से शुरुआत हुई इसकी। पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि जो राष्ट्रवाद है इसकी शुरुआत किस देश से होता है, तो देखो इसकी शुरुआत फ्रांस देश से होता है। और फ्रांस देश से होने के साथ ही इस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो फ्रांस की क्रांति से पड़ता है, फ्रांस की
क्रांति से पड़ता है। फ्रांस की जो क्रांति होती है, ठीक है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, जो कि कब होती है, 1789 में होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो देखो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, तो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक सोरियो नाम था। ठीक है, क्या नाम था, फ्रेडरिक सोरियो नाम था। इन्होंने यूरोप में जितने भी राजशाही तंत्र था, इनको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया कि कैसे लोग गुलामी में अभी भी जी रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहिए और अपने देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए। और इसकी शुरुआत कौन करता है, फ्रेडरिक सोरियो करते हैं। इन्होंने अपनी जो पेंटिंग है इसके माध्यम से क्या किया, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ठीक है, और इस पेंटिंग के माध्यम से दुनिया के गणराज्य देश की कल्पना की। ठीक है, मतलब कि दुनिया में जो यूरोप है हमारा, ठीक है, या फिर दुनिया में जितने भी राजतंत्र वाले देश हैं, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, अब लोकतंत्र देश बनना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र देश बनना चाहिए और गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। ये किसने किया, तो देखो फ्रेडरिक सोरियो ने बोला। ठीक है, और इसी विचार से क्या क्या पनपा, देखो इसी विचार से एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, लोगों के मन में जागरूक होना प्रारंभ हो गया और राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा का विकास है, ठीक है, ये इन सब तरीके के जो विचार हैं लोगों में, इनकी जैसे ही पेंटिंग लॉन्च करते हैं ये लोग, ठीक है, ये जो फ्रेडरिक सोरियो है, जैसे ही पेंटिंग लोगों में जागरूक फैलाने के लिए लॉन्च करते हैं, वैसे ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाती है, जागरूक हो जाती है। ठीक है, और सभी सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, जितने भी राजशाही है इसे क्या करेंगे, इस जंजीर को तोड़ेंगे और क्या करेंगे, अपने देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। ठीक है, जहां पर लोगों को बोलने का अधिकार हो, ठीक है, और क्या करने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, इस तरीके का अगर अधिकार आपके पास होता है तो आप क्या होते हो, आप एक लोकतांत्रिक देश में हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेडरिक की। तो देखो जो फ्रेडरिक सोरियो थे, ये एक फ्रांसीसी क्या थे, ये एक फ्रांसीसी मुद्रणकारी थे, चित्रकार थे। ठीक है, और वो फ्रांस और यूरोप में उदार और राष्ट्रवादी क्रांतियों की गवाही देने के लिए अजीब तरीकों की पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, तो इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो पेंटिंग होती है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या होती है, एक बहुत ही मतलब प्रारंभ होता है। ठीक है, क्या होता है, इन्हीं की पेंटिंग से क्या होती है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये कुछ है राष्ट्रवाद की पिक्चर है। आप लोग देख सकते हो कि लोग पहले क्या करते थे, पहले जो राजा थे या फिर पोप थे, पुजारी वगैरह थे, उनकी बातें कितने मानते थे। ठीक है, वो लोग जो भी बताते थे कि आप यहाँ पर गलत काम करोगे तो आपको फांसी पे ऊपर लटका दिया जाएगा मरने के बाद, तो ये सब जो कल्पना वाली बातें थी, लोग सब पे क्या करते थे, विश्वास करते थे और डरते थे कि अगर हम गलत काम करेंगे तो ऊपर चल के हमें ये सजा मिलेगी। वो लोग क्या करते थे, पूर्ण तरीके से विश्वास करने लगते थे। ठीक है, इनके ऊपर जो पुजारी थे और जो राजा थे, ठीक है, इन सब की बातों के ऊपर क्या थे, ये लोग बंध गए थे, एकदम इन सब के जाल में बंध गए थे और वो लोग जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, जिसके कारण ये लोग क्या कर रहे थे, जिसके कारण ये लोग गुलाम हो चुके थे। ठीक है, तो इसी गुलामी की जंजीर को तोड़कर फिर जितने भी, अभी आपने देखा फ्रेडरिक सोरियो के बारे में, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लोगों को क्या किया, जागरूक किया कि अब हमें क्या होना चाहिए, अब हमें लोकतंत्र बन जाना चाहिए और इस सब गुलामी जंजीरों से आगे बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है किसकी होती है भैया, फ्रांस की क्रांति से होती है। तो पहला आपका क्वेश्चन यही से बन जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है वो फ्रांस से देश से होती है और सबसे बड़ी जो भूमिका या सबसे बड़ा जो योगदान होता है फ्रांस की क्रांति से होती है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब होती है, अब तक कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में होती है। और इस क्रांति के बाद इसका मुख्य इससे क्या निकला, यहाँ पर जो क्रांति हुई इस क्रांति में क्या क्या, इस क्रांति के बाद क्या जो परिणाम निकला, क्या परिणाम निकला। तो देखो ये जो क्रांति हुई थी ये हुई थी फ्रीडम के लिए। किसके लिए हुई थी, फ्रीडम के लिए, कि लोगों को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले और उसके बाद हमारा जो देश है वो राष्ट्र क्या बन जाए, राष्ट्रवादी बन जाए। ठीक है, लोग देश से प्रेम करें, लोकतांत्रिक बन जाए, बंधुत्व वहां पर हो। ठीक है, लोगों में भाईचारा बढ़े, ठीक है, लोगों को अधिकार मिले। तो इस क्रांति के बाद फ्रांस क्या बन जाता है, फ्रांस एक क्या बन जाता है, लोकतांत्रिक देश बन जाता है। ठीक है, हालांकि 1848 में भी फ्रांस क्या बन जाता, लोकतांत्रिक बन जाता, लेकिन लोगों को अधिकार उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति की क्या है, कुछ पिक्चर है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और दिख रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां पर होती है,
फ्रांस देश से होती है, जो कि अभी हमने पहले ही बता दिया आपको। ये भी क्या है, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लो। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने आगे और देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है। राष्ट्र की जो भावना की रचना होती है, तो देखो धीरे धीरे क्या होता है, राष्ट्रवादी जो विचार है वो फैलता जाता है और लोगों के मन में राष्ट्र की भावना क्या हो जाती है, जागना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे लोगों के मन में राष्ट्र की भावना जागना प्रारंभ हो जाती है और क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो देखो धीरे धीरे जो लोग थे वहां के, ठीक है, जैसे फ्रांस के लोग थे, ठीक है, यूरोप में कहां से शुरुआत होती है, क्रांति फ्रांस से होती है। तो फ्रांस के जो लोग थे वो क्रांतिकारी में तब्दील हो जाते हैं, मतलब अब उनको क्या चाहिए, अब उनको अपना देश स्वतंत्र चाहिए। ठीक है, इसलिए वो क्या करने लगते हैं, राजाओं के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं और उन्हें फिर क्या बोला जाने लगा, वो जो लोग थे अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें क्रांतिकारी बोला जाने लगा। ठीक है, और इसी क्रांतिकारी ने क्या किया, अपने देश को राष्ट्रवाद बनाने के लिए, ठीक है, अपने देश में राष्ट्रवाद उदय करने के लिए वो लोग क्या करे, निम्नलिखित कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम प्रमुख है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर राष्ट्र की भावना के लिए इन जो क्रांतिकारी थे इन्होंने क्या क्या कदम उठाया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक पितृभूमि और उसके नागरिकों को ला पेट्री और ला सिटोयान, ठीक है, मतलब जैसे आप किसी समाज में रहते हो और उसके बाद आपका कोई भी अगर रिश्ता रहता है तो आप चाचा या फिर चाचा भैया कुछ रिश्ता क्या कुछ नाम देते हो ना कि आपका हमारा ये रिलेशन रहेगा तो हम आपको चाचा कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से वहां की जो पितृभूमि और थी उसके नागरिकों को इन लोगों ने ला पेट्री और ला सिटोयन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसे थोड़ा सा भाईचारा बढ़ेगा। और इसी के साथ फ्रांसीसी झंडा, एक फ्रांसीसी झंडा लोकतांत्रिक वाला बनाया और इसी के साथ जो भी सरकार की शक्तियां थी, शासन करने की शक्तियां थी, वो केंद्र में क्या कर दिया, केंद्र में पूरी प्रशासनिक शक्ति परिवर्तित कर दिया। ठीक है, कि मतलब हमारे फ्रांस देश में जो भी शासन करेगा वो केंद्र करेगा, केंद्र में एक व्यक्ति रहेगा जो क्या करेगा, जैसे हमारे भारत देश में वर्तमान समय में केंद्र सरकार करती है। इसी के साथ ई स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जनरल को चुना जाता है और फ्रेंच भाषा को क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और इसी के साथ भार और मापन की एक मापन पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, ये नहीं कि कोई एसआई में माप रहा है और कोई एफपीएस में माप रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, एक ही मापन पद्धति अपनाई जाती है, जहां वो किलोग्राम हो, जहां एफपीएस हो, ठीक है, जहां एमकेएस हो। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय गीत को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जिससे लोगों के मन में क्या हो, जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की क्या हो, भावना जगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की। ठीक है, जिसमें फ्रांस के क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इनका नाम बहुत आप लोगों ने सुना होगा, इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, क्या नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट नाम है। और इसे हराने के लिए भैया बहुत सारे देश एक साथ आते हैं, तब इसे जाके क्या करते हैं, हरा पाते हैं। ठीक है, तो देखो नेपोलियन, सर्वप्रथम जानते हैं कि नेपोलियन कौन था। ठीक है, तो देखो नेपोलियन कौन था, नेपोलियन एक फ्रांस का क्या था, इसमें आवाज रिकॉर्ड तो नहीं होगी, जो सवाल आ रहा है आवाज रिकॉर्ड तो नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे थे, जो कि कहां का था, देखो ये कहां का था, ये फ्रांस देश का था भैया, कहां का था, फ्रांस देश का था। ठीक है, फ्रांस के देश का था ये। और उसके बाद ये शासन कब से कब तक करता है, तो देखो इसका जो शासन टाइम पीरियड होता है वो 1804 से 1815 में करता है। ठीक है, 1804 से 1815 तक करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद इसे हरा दिया जाता है और उसके बाद यूरोप में इसका जो शासन होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यूरोप में इसका शासन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो नेपोलियन जो बोनापार्ट था, इसका पूरा नाम क्या रहा, इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, और जिसका जन्म कहां होता है, 1769 में होता है और 1829 तक क्या होता है, ये खत्म भी हो जाता है। ये फ्रांसीसी सेना का क्या एक सैन्य नेता था, है ना, जैसे जनरल मेजर जनरल की रैंक होती है सेना में, उसी तरीके से ये सेना फ्रांस की सेना में था, लेकिन क्या था, एक मुख्य अधिकारी था। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश भागों पर ये क्या कर लेता है, अपनी सेना के साथ अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इनका जन्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, इनका जन्म आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, केवल देश याद रखो कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, देश फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई, मतलब पूरे फ्रांस पर शासन इसने क्या किया, जितने भी और देश फ्रांस पे लड़ाई वगैरह कर रहे थे उनसे लड़ झगड़ के क्या करता है, फ्रांस पे पूर्ण तरीके से कब्जा कर लेता है और पूरे देश पे क्या करता है, अपना शासन चलाता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं तो अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया पर विजय प्राप्त करता है। सार्डिनिया क्या भैया, देखो सार्डिनिया इटली में 7 प्रांत थे, जैसे जर्मनी में 29 प्रांत थे, 29, जैसे हमारे भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी है। इसी तरीके से उस समय भी जो देश थे, जैसे जर्मनी था, ये कितने प्रांत में विभाजित था। प्रांत का मतलब आप समझ सकते हो राज्य, प्रांत का मतलब राज्य, ठीक है। कितने प्रांत में विभाजित था जर्मनी, 39 राज्य में। इसी तरीके से जो इटली था ये 7 प्रांतों में विभाजित था, जिसपे अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था, जिसमें से सार्डिनिया जो था वो क्या था, इटली का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है। तो जो इटली के सार्डिनिया पर क्या कर लेता है, इटली के सार्डिनिया पर युद्ध करके क्या करता है, उससे विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जो कि इमैनुअल जो सेकंड थे, ठीक है, वो भी क्या थे, काफी पावरफुल थे, लेकिन उनको भी क्या करता है, ये हरा देता है, ठीक है। और क्या करता है, उसके बाद विजय प्राप्त कर लेता है और 15 दिसंबर 1799 को उसने फ्रांस का सम्राट स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस विजय के साथ इसे फ्रांस का सम्राट बना दिया जाता है। और बात करते हैं दिसंबर 1799 को उसने देश में नवीन संविधान लागू किया। हाँ, बात करते हैं आगे, तो देखो इसने क्या किया था, फ्रांस में ये शासन पूर्ण तरीके से कर लेता है, तो ये वहां पर क्या करता है, अपना नियम कानून चलाता है। क्या करता है, अपना नियम कानून चलाता है, जिस नियम कानून को ये क्या करता है, आगे बताता है कि हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो नेपोलियन ने निश्चित रूप से फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। प्रजातंत्र वहां पर बिल्कुल नहीं थी, अपना शासन चला रहा था, और लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनका मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल एवं समर्थ बनाना था। 1804 में क्या करता है, ये शासन करना प्रारंभ करता है, और उसके बाद अपने नागरिकों को क्या करता है, अपने नागरिकों को एक कानून बना के देता है, जिसे नेपोलियन संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेपोलियन सिविल संहिता बोला जाता है। ये है भैया अपने नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका पिक्चर यहाँ पर लगा है और आप यहाँ पर देख सकते हो। और इन्होंने क्या बोला है, मैंने अपने सेनापतियों को मिट्टी से गढ़ा है, ठीक है। इनकी कुछ कथन है। तो देखो जो नेपोलियन सिविल कोड है, जिसे नेपोलियो यहाँ पर लिखा है, नेपोलियन सिविल जो कोड है, या फिर नेपोलियन का नियम कानून, नेपोलियन जो थे इनका जो कानून है, ये किस प्रकार के कानून बनाए थे, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि आपको कानून भी लिखने के आ जाएंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के उद्देश्य लिखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के उद्देश्य लिख लिए, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा लिखिए, 10 लाइन लिखिए, 15 लाइन लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप के, ठीक है। तो देखो जो नेपोलियन सिविल कोड था, ठीक है, ये फ्रांस के लोगों के लिए लाया गया था। तो इन्होंने कौन कौन थे, इन्होंने 6 नियम दिए। कितने नियम दिए, इन्होंने 6 नियम दिए, जिसमें जो नियम है निम्न प्रकार के हैं। पहला है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब आप राजा के परिवार में अगर पैदा हुए हो तो आपको ज्यादा छूट मिलेगी, या फिर ज्यादा आप पावरफुल हो जाओगे, तो ये सारे अधिकार क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। और इसी के साथ नागरिकों को समान हैसियत प्रदान किया, ठीक है। मतलब सभी लोगों को एक बराबर कानून प्रदान करना, ठीक है, सभी लोगों को एक बराबर स्वतंत्रता प्रदान करना, और जो भी नियम बनाएगा वो सभी लोगों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। और आगे इसी तरीके से कि आपके पास कोई भी संपत्ति है तो वो आपकी निश्चित तरीके से आपकी ही रहेगी। इस नियम को क्या कर दिया, पुख्ता कर दिया। पुख्ता का मतलब होता है कंफर्म कर दिया। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, यातायात और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, संचार के साधनों को क्या कर दिया, काफी ज्यादा इसमें सुधार कर दिया, व्यवस्था को मजबूत कर दिया। और इसी के साथ साथ जो दासता और जागीर को खत्म कर दिया। मतलब जो दास और राजा और गुलाम हुआ करते थे, इनकी जो भी जंजीर थे, बने हुए गुलाम थे, इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, और सभी को समान फ्रीडम दे दिया। इसी के साथ सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, ठीक है, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, एक समान कानून और मानक पद्धति लागू कर दिया। और इसको इसने यहाँ पर भी बताया है, ठीक है। तो इसने 7 कानून बनाए। कितने कानून बनाए, 7 कानून बनाए, जिसमें फ्रांस के लोगों के लिए ये कानून बनाया गया था, ठीक है। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, नागरिकों को समान हैसियत का अधिकार दे दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ इसने कम्युनिकेशन और ट्रेवल्स के लिए क्या किया, बहुत सारे वर्क किए, ठीक है। और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, ठीक है। ये क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट का नियम है, जिसे नेपोलियन सिविल कोड बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो नेपोलियन जब ये फ्रांस का क्या बनता है, सेनापति बनता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, जब ये फ्रांस में धीरे धीरे क्या करता है, अपने देश को राष्ट्रवाद की ओर बनाता है, तो और जो पड़ोसी देश थे वो भी देख देख के क्या होते हैं, वो भी क्या, उनके मन में भी विचार आता है। तो देखो देखते हैं कि ये जो आग की चिंगारी है कहां तक जाती है। आगे बात करते हैं, यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था।
पूरे यूरोप की बात किया जा रहा है, पूरे यूरोप की बात किया जा रहा है। इसमें चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी हो, पोलैंड हो, ठीक है, जितने भी देश थे कहीं पर राष्ट्रराज नहीं था, कहीं सभी जगह क्या था, सभी जगह राजशाही थी, सभी जगह क्या थी, राजशाही थी, ठीक है। और आज भी कुछ जो देश है वहां पर भी क्या है, राजशाही है, उसका असर आज भी है, ठीक है। ऐसे बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आज क्या है, ब्रिटेन में क्या है, जो वहां का हेड होता है, वहां का जो हेड होता है अभी भी राजा रानी होते हैं, ठीक है, अभी भी क्या होते हैं, राजा रानी होते हैं। तो देखो इसका इफेक्ट अभी तक भी है, लेकिन ये इन देशों ने क्या किया, अपने आप को लोकतांत्रिक देश घोषित किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वगैरह में इन्होंने क्या किया है, अपने देश को लोकतांत्रिक बताया है। इन देशों ने अपने आप को यूनाइटेड नेशन में या सभी जगह क्या बताते हैं कि हमें क्या है, पूर्ण लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ये कैसे हैं, यहाँ पर तो राजा रानी क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो देखो इन्होंने भी क्या किया है, संविधान बनाया है, संविधान बनाया है, लेकिन यहाँ के जो राजा रानी है उनको ये आदेश दिया है, इनके संविधान क्या करता है, इनके राजा रानी को ये आदेश देता है कि आप संविधान के अनुरूप कार्य करोगे, आपको शक्ति दी जाएगी, लेकिन आप क्या करोगे, जो भी काम करोगे संविधान के अनुसार करोगे, ठीक है। तो वही अभी भी जो है कुछ देशों में, यूरोप के कुछ देशों में अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन बाकी जो देश है सभी जगह संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है, ठीक है। बात कर रहे हैं यूरोप में, तो देखो जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो उस समय कोई भी जो देश थे वो राष्ट्रवाद देश नहीं था, कोई भी राष्ट्रवाद देश या कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं था, कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं था। सभी देशों में क्या था, सभी देशों में राजशाही थी, क्या था, राजशाही थी, मतलब राजा का शासन था। सभी देशों में किसका शासन था, राजा का शासन था, ठीक है। और यूरोप का समाज दो वर्गों में बटा था, कितने वर्गों में, दो वर्गों में। जैसे अब जब राजशाही रहेगी या फिर कहीं पर भी राजा रानी का शासन रहेगा, तो वहां पर जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो क्या रहेगा भैया, वो राजा रहेगा, और जिसके पास कम पैसा रहेगा वो क्या रहेगा, गुलाम रहेगा, ठीक है। तो देखो जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो वहां के जो समाज के लोग थे दो वर्गों में बटे हुए थे। एक थे पुराने वर्ग के लोग जो कि राजशाही थे, पुराने मतलब जिनके बब्बा दादा परवाजा क्या थे, राजा थे, उनका बेटवा राजा बना, उनका नाती राजा बना, ऐसे करके ये लोग राजशाही में जी रहे थे, ठीक है। इन्हें रूढ़िवादी कहा गया, क्या बोला गया, इन्हें रूढ़िवादी बोला गया, स्टीरियोटाइप बोला गया, ठीक है, रूढ़िवादी बोला गया। ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, ये रूढ़िवादी जो थे ये सोचते थे कि कोई भी बदलाव हमारे देश में ना हो, ठीक है, जैसे सब कुछ चला आ रहा वैसे ही चले और हमारा शासन चलता रहे, ठीक है। तो जो राजशाही थे ये क्या थे, रूढ़िवादी थे, और उसके बाद ये नहीं चाहते थे कि कुछ बदलाव हो या फिर कोई भी आंदोलन हमारे देश में हो जिससे हमारी सत्ता चली जाए, ठीक है। तो ये कौन थे, पुराने वर्ग के लोग थे। और भैया जो नए वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो नए वर्ग के लोग हैं, और उसके बाद जो नए वर्ग के लोग हैं ये काफी क्या थे, गरीब थे, काफी क्या थे, गरीब थे। और उसके बाद ये राजा, यहाँ के जो राजा थे इनके सामने कोई भी आवाज नहीं उठा पाते थे, ठीक है। अगर उठाएंगे तो भैया उठवा के इनको कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, या फिर दुनिया भर का वो नियम था, तब सजा दी जाती थी कि आपको कुएं में लटका देंगे, गोली मार देंगे, है ना। तो ये जो पुराने वर्ग के लोग थे ये काफी गरीब थे, और ये कोई भी कदम या राजाओं के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाते थे। लेकिन आगे क्या होता है, लेकिन यूरोप का जो समाज होता है, ठीक है, एंड यूरोप का जो समाज होता है इसमें क्या होती है, थोड़ा सा लड़ाई होती है। जो पुराने वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, इन्हें गरीब वर्ग बोला गया, और जो पुराने वर्ग के थे, ठीक है, उन्हें शिष्टजन बोला गया था, वो राजशाही थे। और जो नए वर्ग के लोग थे उन्हें गरीब वर्ग बोला गया था। और इनमें क्या होते हैं, इनमें कुछ जो लोग होते हैं, इसमें कुछ लोग क्या होते हैं, इसमें कुछ लोग बाहर आते हैं और क्या कर देते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या होता है, आगे चल के 1860 के करीब क्या होती है, एक औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति क्या है भैया, औद्योगिक क्रांति क्या है, तो देखो औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि औद्योगिक मतलब होता है उद्योग लगाना, उद्योग लगाना का मतलब होता है कंपनी स्थापित करना। अगर भैया कंपनी लगेगी तो लोग उसमें काम करेंगे। अगर कंपनी आपके देश में लगती है तो वहां पर राजा का बेटवा तो काम करेगा नहीं, ठीक है। कंपनी लगेगी तो गरीब का लड़का जाता है कंपनी में क्या करने, काम करने जाता है। गरीब का लड़का काम करने जाएगा। गरीब यहाँ पर जब काम करने जाएगा तो क्या करेगा भैया, पैसा कमाएगा। और पैसा कमाए कर क्या करेगा, या तो वो घर बनवाए, या तो वो क्या करे, घर बनवाए, या तो फिर यदि उसके पास थोड़ा भी दिमाग है तो वो क्या करेगा, एजुकेशन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, एजुकेशन ग्रहण करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो कुछ गरीब थे, कुछ ने क्या किया, एजुकेशन ग्रहण किया, कुछ लोगों ने ऐश उड़ाया, घर बनवाया, ठीक है। तो जिन्होंने क्या किया, एजुकेशन ग्रहण किया, उनके मन में ये विचार आया कि ये हम कौन से युग में जी रहे हैं कि अभी हमारे पास पैसा है और उसके बाद हम इतने लोग हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो राजशाही है, ये जो राजशाही वाले लोग हैं, राजशाही राजा लोग हैं, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इनकी गुलामी कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जिसमें ना हमें बोलने का अधिकार है, ना कहीं आने जाने का पूर्ण तरीके से अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें से ही कुछ लोग जो गरीब वर्ग के कुछ लोग हैं, जब औद्योगिकरण की क्रांति होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, एजुकेशन ग्रहण करते हैं, फिर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं, फिर करते हैं विद्रोह। देखो इन दोनों वर्गों में लड़ाई हुआ करती थी, फिर भी यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, जिसके बाद गरीब वर्ग के लोग पैसे कमाने के माध्यम के क्या बन जाते हैं। ये देखो गरीब वर्ग के जैसे ही पैसे कमाते हैं, ये क्या बन जाएंगे भैया, थोड़ा गरीब से थोड़ा ऊपर उठेंगे और ये मध्यम वर्ग के लोग बन जाएंगे। मध्यम वर्ग के लोग बन जाएंगे, और मध्यम वर्ग के जब लोग बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो उच्च वर्ग के लोग हैं थोड़ा तो उनके लेवल में पहुंच जाएंगे, है ना, थोड़ा उनके लेवल में पहुंच जाएंगे। और फिर क्या करते हैं, जब उनके थोड़ा सा लेवल में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके मन में विचार आता है कि हम क्या करेंगे, जो गुलामी की जंजीरें हैं इनसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और हम भी क्या करेंगे, हमें भी स्वतंत्र बनना है। क्या बनना है, हमें भी स्वतंत्र बनना है, हमें भी वोट डालने का अधिकार मिले, ठीक है, और इसी के साथ उनके खिलाफ बोलने का अधिकार मिले। ये सब देखते हुए मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ये समानता, ये क्या करते हैं, इक्वलिटी की मांग करते हैं कि सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। आपके दरबार में अगर कोई लोग है, उसे बहुत ज्यादा अधिकार दिए हो आप, और हमें अधिकार उतना नहीं मिला है, ना वोट देने का, ना कहीं आने जाने का, ठीक है, ना किसी को मारने का, ना पढ़ने का। तो देखो इनके ये क्या करते हैं, जो ये गरीब वर्ग के लोग होते हैं, ये राजाओं के क्या करते हैं, राजाओं से लड़ते हैं। क्या करते हैं, लड़ते हैं, क्रांति करते हैं, और ये क्या करते हैं, इक्वालिटी की मांग करते हैं, इक्वालिटी की मांग करते हैं भैया, ठीक है। और इसी इक्वालिटी की मांग से जन्म होता है उदारवाद का, ठीक है। इसका जन्म होता है उदारवाद का, लिबरल का जन्म होता है, ठीक है, लिबरल का जन्म होता है। और ये जो उदारवाद है, आखिर पूरी क्लास में आपको उदारवाद काफी शब्द मिलेगा देखने को, ठीक है। तो देखो उदारवाद, उदारवाद कैसे लोग थे, उदारवाद कैसे लोग थे, तो अभी हमने बताया वे लोग थे मध्यम वर्ग के लोग थे। कौन से लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो क्या चाहते थे, जो चाहते थे हमारा जो देश है वो क्या बन जाए, राष्ट्रवाद बन जाए, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश बन जाए। क्या बन जाए, एक लोकतांत्रिक देश बन जाए, जिसमें हमें क्या मिले, जिसमें हमें पूर्ण अधिकार मिल जाए। क्या मिल जाए, बराबर का अधिकार मिल जाए, पूर्ण अधिकार मिले, बराबर का अधिकार मिले, राजा के लड़के के बराबर, राजा के दरबार में उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं उनके बराबर अधिकार मिले, बोलने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पैसे कमाने का अधिकार। इस प्रकार का अधिकार की डिमांड कौन किया, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है। और ये मध्यम वर्ग के लोग कौन थे, जो गरीब लोग थे, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पैसे कमाए, पैसे कमा के शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करके फिर ये क्रांति। इसीलिए कहते हैं कि सोशल समाज में क्या होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आपको सब क्या चूतिया समझेंगे, ठीक है। कुछ जो पैसे वाले लोग रहेंगे वो आपको क्या कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। इसलिए पढ़े लिखे रहो, पैसा क्या, पैसा तो आता जाता रहेगा, पढ़े लिखे रहोगे तो आप क्या करोगे, भविष्य में बहुत आगे जाओगे। देखो आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं तो देखो जो उदारवादी थे, ठीक है, इनको दो प्रकार की क्या स्वतंत्रता चाहिए थी। एक राजनीति स्वतंत्रता, जैसे इस समय हमारे भारत में है कि कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। एक आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, एक आर्थिक स्वतंत्रता इनको चाहिए कि बाजार की जो बहुत सारी कर होते थे उस समय के, ठीक है, बाजार की स्वतंत्रता, कोई भी आप सामान बेचना चाहते हो तो आपको मना कर दिया जाता था, तो बाजार में इनको स्वतंत्रता चाहिए। और उस समय जो जर्मनी थी 39 प्रांत में विभाजित था, कितने प्रांत में, 39 प्रांत में विभाजित था। और आप कोई भी जो सामान था अपना एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जब ले जाते थे तो उसका अलग से टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इन्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी, जिसमें जो कर था, ये सीमा शुल्क था, इसका नाम क्या था, जोलवेरिन नाम था, जोलवेरिन, इसे हटाने की मांग किया। और उसके साथ ये जो सीमा शुल्क थी इसे 30 रुपया घटा के क्या कर दिया गया, 2 रुपया करने की मांग ये लोग किए थे, ठीक है। और इसके साथ राजनीतिक स्वतंत्रता भी इन्होंने क्या किया था, डिमांड किया था, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता, कानून से पहले समानता, सहमत स्थित सरकार, और 1834 का जो व्यापार था इसे समाप्त करने का ये लोग क्या किए थे, अपील किए थे, ठीक है। तो इन्हें दो प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए उदारवाद लोगों को। ये कौन थे, या कि मध्यम वर्ग के लोग थे। एक राजनीतिक स्वतंत्रता, एक आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें इन्होंने जो टैक्स थे इन्हें हटाने की मांग किया और बाजार में अपने सामान को बेचने का अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1815 में, अभी हमने बताया 1815, देखो भैया 1804 से 1815 के बीच में किसका शासन होता है प्रांत में, किसका शासन होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का होता है। किसका होता है, नेपोलियन
नेपोलियन बोनापार्ट का होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का होता है, ठीक है, बोनापार्ट का होता है। और इस नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में, ठीक है, 1815 में 1815 में इसे युद्ध के माध्यम से हरा दिया जाता है, ठीक है। 1815 में इसे युद्ध के बाद हटा दिया जाता है। देखो 1815 के बाद नया रूढ़िवादी, 1815 के बाद नया रूढ़िवादी शासन आ जाता है। रूढ़िवादी कौन से हैं, रूढ़िवादी कौन से लोग हैं, तो देखो रूढ़िवादी भैया ये राजशाही वाले ही है, राजशाही वाले हैं जो चाहते हैं कि हमारी गद्दी हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है। और उसके बाद ये कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, ये कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये रूढ़िवादी भैया राजशाही वाले हैं, ठीक है। 1815 के बाद एक अलग प्रकार का राजशाही आ जाता है, ठीक है। रूढ़िवादी, देखो रूढ़िवादी ऐसे लोग थे जो पुरानी बातों पर विश्वास करते थे, मतलब भगवान पे विश्वास करते थे ज्यादा, ठीक है। इसमें राजशाही लोग शामिल थे, राजशाही लोग शामिल थे। ये बिल्कुल उदारवादी लोगों का सपोर्ट नहीं करते थे, जहां भाड़ में जाओ, मर जाओ, कट जाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं सपोर्ट करते थे, ठीक है, लोगों का सपोर्ट नहीं करते थे। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई क्या हो, बदलाव हो, ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि जो रूढ़िवादी है पुरानी परंपरा का, ये क्या करते थे भैया, राजा हैं और पुरानी बातों पे विश्वास करते हैं, तो पुरानी परंपराओं का भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। पुरानी परंपरा जो होती है इसे क्या करेंगे, इसका भी नियम को फॉलो करेंगे। आगे बात करते हैं, ये राजशाही में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये सब चीजें हमने आपको ऑलरेडी भी बता दिया। देखो 1815 में क्या होता है, एक लड़ाई होती है, 1815 में एक लड़ाई होती है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया जाता है, हरा दिया जाता है। और इस लड़ाई का नाम था वाटरलू की लड़ाई। इसमें भैया वाटरलू की लड़ाई में कौन कौन भाग लेता है, तो देखो भैया जर्मनी कौन भाग लेता है, ये शासक था कहाँ का, ये शासक था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का। लेकिन इसके साथ लड़ता कौन कौन था, देखो इसके साथ जर्मनी लड़ता है, रसिया लड़ता है, ठीक है, रसिया लड़ता है, ब्रिटेन लड़ता है। ये सारे जो देश हैं ये क्या करते हैं, एक और ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया, ये क्या करते हैं, एक साथ इसके ऊपर क्या करते हैं, एक साथ इसके ऊपर धावा मारते, तब जाके इसे हरा पाते हैं। क्योंकि ये क्या था, एक सेना का अधिकारी था, ये एक क्या था, सेना का मेजर जनरल रैंक का व्यक्ति था और इसे लड़ने का काफी ज्यादा क्या था, अभ्यास था, ठीक है। इसलिए इसे हराने के लिए ये सारे देश क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और वाटरलू की लड़ाई जो 1815 में होती है, इनको हरा के भैया इनका क्या कर देते हैं, इनका फ्रांस से इनका खात्मा कर देते हैं, ठीक है। फिर जो फ्रांस है, फ्रांस में देखो ये जो लड़ाई लड़ी थी, किसने लड़ा था, प्रैब देशों ने लड़ा था। और इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, प्रैब देश जो देश है इनका नाम काफी क्या महत्वपूर्ण है। तो जो एक देश है, पी फॉर क्या था, प्रूसिया। प्रूसिया क्या था, प्रूसिया जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत था। ये क्या था, ये जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा राज्य बोल सकते हो आप, प्रांत को आप राज्य भी बोल सकते हो। प्रूसिया 39 प्रांतों में ये सबसे क्या था, बड़ा प्रांत था। और बाकी रूस को तो आप जानते हो, आर फॉर रूस, ए फॉर ऑस्ट्रिया, बी फॉर बेल्जियम, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह भी आए थे, बी फॉर बेल्जियम। ये सबने क्या किया था, वाटरलू की लड़ाई कब होती है, 1815 में होती है। इसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं भैया आगे कौन आता है। तो देखो आगे चल के फिर क्या होती है, जैसे ये नेपोलियन बोनापार्ट का काम खत्म होता है वैसे ही एक संधि की जाती है। एक क्या की जाती है, संधि की जाती है। और इस संधि से काफी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। वियना की संधि काफी महत्वपूर्ण है, इसमें मैंने उन चीजों को शामिल नहीं किया जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपको सारी चीजों पे ध्यान देना है। वियना की संधि होती है, कब होती है, जब वाटरलू की लड़ाई होती है 1815 में। 1815 में क्या होती है, वियना की संधि होती है। आगे चल के एक वियना की संधि और होती है, एक वियना की संधि और होती है जो अलग है, ये वियना की संधि अलग है, ठीक है। तो दोनों में अंतर आप लोग ये सारी चीज याद रखना। तो देखो ये जो वियना की संधि होती है, ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ड्यूक मेटरनिक कर रहा था, ठीक है। कौन कर रहा था, इनका नाम याद रख लेना, ड्यूक मेटरनिक इनका नाम था, ड्यूक मेटरनिक नाम था इनका, मेटरनिक इनका नाम था, ऐसे लिख सकते हो आप, मेटरनिक नाम था इनका, ड्यूक मेटरनिक नाम था। ये क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और ये नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें देखो प्रैब देशों, जो भी प्रैब देश थे कौन कौन थे, रूसिया, रसिया और इसके बाद ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम, ये जो देश थे इन्होंने क्या किया, इसमें हस्ताक्षर किया। क्योंकि इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था, तो उसमें से कोई भी उतनी जल्दी राजा या फिर कोई शासक नहीं बन पाया जो इसमें क्या है, हस्ताक्षर करे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन देशों ने हस्ताक्षर किया और इसमें क्या क्या वो किया गया, स्टेप लिया गया। तो देखो इसमें बोरबोन वंश की दोबारा स्थापना हुई, ठीक है, बोरबोन वंश की स्थापना हुई। तो देखो भैया नेपोलियन बोनापार्ट के बाद अब फ्रांस में कौन आता है, बोरबोन वंश आता है, इनका नाम याद रखना। बोरबोन वंश की दोबारा स्थापना होती है। और जर्मन में कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। जर्मन जो
प्रांतों से बना होता 39, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, बल्कि किया क्या जाता है जो प्रांत था, ये जो फ्रांस है, ठीक है, इसके चारों तरफ नए राज्यों का क्या कर दिया जाता है, जर्मनी, जैसे इसके बगल बगल में पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ये सब देश है, ये सब नए नए राज्य का गठन कर देते हैं ताकि फ्रांस क्या कर न सके, विस्तार न कर सके, ठीक है, ताकि फ्रांस फिर से न बढ़ने लगे, ठीक है, विस्तार न करने लगे। इसलिए फ्रांस के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, नए राज्य बना दिए जाते हैं, नए राज्य बना दिए जाते हैं किनके द्वारा, तो ये जो प्रोब देश थे, ठीक है, ये जो प्रैग देश थे इनके द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, रूढ़िवादी की जीत हो जाती है, जो रूढ़िवादी होते हैं, जो रूढ़िवादी मतलब जो राजशाही वाले राजा होते हैं, इनकी जीत हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो उदारतावाद वाले लोग थे, ठीक है, ये फिर से हार जाते हैं। अब बोलोगे इनके बीच में लड़ाई कब होती, जब हार जाते हैं, ठीक है। तो देखो जब लड़ाई होती है प्रेब और नेपोलियन के बीच में, तो नेपोलियन ने क्या किया था, राजशाही के बहुत सारे कामों को खत्म कर दिया था, ठीक है, मतलब सभी को समान अधिकार दे दिया था, और इसी के माध्यम से कम्युनिकेशन सिस्टम हर एक चीज को एकदम दुरुस्त कर दिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ जो रूढ़िवादी या राजशाही वाले राजा थे, उनका क्या हो गया, खात्मा हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट को ये जो प्रैग देश हैं ये हराते हैं, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का फिर काम खत्म हो जाता है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो जाता है, फिर काम खत्म हो जाता है। इसलिए रूढ़िवादी की फिर से क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और ये जो उदारवादी लोग हैं ये क्या हो जाते हैं भैया, फिर से जो 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 थोड़ा सा उठ रहे थे, पैसा वैसा कमा के, है ना, क्रांति कर रहे थे, इनके खिलाफ बोलने का अधिकार थोड़ा सा बढ़ रहा, हिम्मत बढ़ रही थी, लोगों में एकजुटता हो रही थी, जैसे ये क्या होती है, इनकी जीत होती है, ये फिर धराशायी हो जाते हैं। और भैया जैसे एक दो तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या होता है, फिर शांत हो जाते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब होता है एकदम ठंडा हो जाना, ठीक है। फिर इनकी हिम्मत ही नहीं हो बोलने के लिए। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। देखो आगे फिर एक क्रांतिकारी क्या होती है, घटना होती है। क्या घटना होती है भैया, जब रूढ़िवादी लोग फिर से शासन में आ जाते हैं तो फिर से सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। जैसे ये रूढ़िवादी जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1815 में युद्ध होता है ना, एक युद्ध होता है, ठीक है, 1815 में जैसे युद्ध होता है, रूढ़िवादी जीत जाते हैं, तो क्या होता है भैया, तो जो हमारे गरीब वर्ग के लोग थे, जिन्हें मध्यम वर्ग के लोग बोला जाता है, ठीक है, उदारवादी जिन्हें बोला जाता है, उदारवादी बोला जाता है भैया। अब इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये क्या करें, खुलकर बोले, ठीक है, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये क्या करें, रूढ़िवादी लोगों को क्या करें, खुलकर बोले कि हमें अधिकार दो, हमें जीने का अधिकार है, हमारे देश को लोकतांत्रिक बनाओ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे जब आगे नेक्स्ट जो क्रांति हुई इनके खिलाफ, तो कैसे हुई भैया, तो देखो इनकी जो आगे क्रांति होती है वो सीक्रेट तरीके से होती है, मतलब गुप्त तरीके से होती है। अंदर अंदर ये क्या करते हैं, जो उदारवादी लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, अंदर अंदर एक समूह बनाते हैं, ठीक है, एक समूह बनाते हैं। इनका नाम था, इस समूह का नाम था सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, क्या नाम था, सीक्रेट सोसाइटी। और इसका अगर पूछा जाए नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देखो भैया इसका नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग से इनका टॉपिक ही दे दिया गया है कि ज्यूसेफ जो मेथ्सेनी थे, इनका नाम पूरा नाम लिख लेना, ज्यूसेफ मेथ्सेनी, इनका नाम पूरा नाम है ज्यूसेफ मेथ्सेनी, ठीक है। तो ये कहाँ के थे भैया, तो देखो ये इटालियन थे, कहाँ के थे, इटालियन थे, और इनका जन्म कहाँ पर होता है, जनोवा से बिलोंग करते थे, ठीक है, जनोवा से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये इटालियन थे 1807 में, ठीक है, 1807 में ये क्या करते हैं, 1807 में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू किया। और उसके बाद इसके बाद इन्होंने समाज को दो समूह में बांट दिया, ठीक है, कितने समूह में, दो समूह में बांटा। और एक का नाम था यहाँ पर, क्या नाम था, ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजशाही का विरोध करना, क्या करना, अभी बताया ना हमने कि जो रूढ़िवादी प्रकार के लोग हैं इनका विरोध करना, और हमारे देश में क्या करना, लोकतांत्रिक देश बनाना, लोगों को अधिकार देना, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किया। अब बात करते हैं, इन्होंने दो समाज की स्थापना किया। एक का नाम था मार्से में यंग इटालियन के, ठीक है, मार्से एक जगह का नाम है, तो इन्होंने इसमें कहा एक सोसाइटी का निर्माण किया, इसका नाम यंग इटालियन था। और एक बर्न कहां पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किया, ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना और यंग इटालियन की स्थापना किसने किया, तो अभी बताओ आप भैया किसने किया, ज्यूसेफ किसने किया भैया, ज्यूसेफ किसने किया, ज्यूसेफ मेथ्सेनी, ठीक है, इनका नाम क्या है, ज्यूसेफ। अभी इनका नाम हमने लिखा, ठीक है, इनका नाम इनका अभी हमने लिखा, आप लोग देख लो इनका नाम क्या है, ज्यूसेफ क्या नाम है इनका, कहाँ गए भैया, इनका नाम अजीब है, अंग्रेजी नाम है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ज्यूसेफ मेथ्सेनी, यहाँ पर टा जो है आधा ता रहेगा, ठीक है, ज्यूसेफ मेथ्सेनी इनका नाम है।
देख लेना, थोड़ा इंग्लिश नेम है, ठीक है। ऑप्शन के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जोसेफ मैथनी का नाम है, तो अभी हमने बताया, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, ये मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे। जो जोसेफ मैथनी थे, जोसेफ मैथनी थे, ठीक है। इनका जो नाम है मैथनी जो थे, जोसेफ जो मैथनी थे, ये भी कहां से बिलोंग करते थे, मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे। मतलब ये भी पहले गरीब थे और उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, इनके भी फैमिली वालों ने एक पैसा वैसा दिया, पढ़ाया थोड़ा सा, तो ये भी थोड़ा पढ़े लिखे थे और इन्होंने सोचा, इन्होंने क्या किया, इन्हें इटली का एकीकरण का जन्मदाता भी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बताएंगे आप लोगों को। तो देखो, मार्सेय में यंग इटालियन की स्थापना, एक समाज की स्थापना करते हैं, और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना करते हैं। इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि राजशाही का विरोध करें और लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करें। इनका अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना कर दिया। मतलब इन्होंने तो शुरुआत किया था इटली से, ठीक है, इटली और बर्न से किया था, लेकिन इनको देखते हुए या फिर इनसे इंस्पायर होकर जो और देश के लोग हैं, इसके जो पड़ोसी देश है, वो चाहे पोलैंड हो या फिर जर्मनी हो, ठीक है, पोलैंड हो, जर्मनी हो, ये सारे जो देश है, यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इनको देखते हुए, इनके आदेशानुसार चलते हुए सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करना शुरू कर दिया, जिसमें इन लोगों ने क्या किया, लोगों को इंस्पायर किया कि अब हमें क्या करना है, एक समूह बनाना है और अपने यहाँ के जो राजशाही है, रूढ़वादी प्रकार के जो शासन कर रहे हैं लोग हैं, इनका विरोध करना है। क्या करना है, विरोध करना है। तो देखो भैया, अब शुरुआत होती है मेन 1800, ठीक है, 1830 से 1838 की क्रांति युग की शुरुआत होती है, जिसमें उदारवादी, लिबरल, ठीक है, और जो स्टीरियोटाइप के राजशाही वाले लोग थे, ठीक है, राजशाही वाले जो राजा थे, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। क्या होता है, लड़ाई होती है, और उदारवादी और रूढ़वादी लोगों की लड़ाई हुई, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से देश शामिल थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह क्या था, सभी जगह राजशाही थी, सभी जगह रूढ़वादी प्रकार के शासन थे, ठीक है, और सभी जगह लोगों ने क्या किया, लड़ाई करना शुरू किया, ठीक है। सभी जगह लोगों ने क्या किया, लड़ाई करना शुरू किया, और इस क्रांति का जो युग शुरू होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 1830 से 1848, ठीक है, 1830 से 1848। और जो पहली क्रांति होती है, इसका नाम है जुलाई की क्रांति। क्या नाम है, जुलाई की क्रांति होती है। और ये कहां पर शुरू होती है भैया, ये 1815 से शुरू हो जाती है, ठीक है। 1815 में सबसे पहले इसका असर दिखता है फ्रांस में, उथल पुथल जब होता है, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है, ठीक है, और प्रैब कंट्रियों के द्वारा। तो देखो, उदारवादी लोगों ने बोरबर्न के राजाओं को, देखो जब क्या होता है, जब जो प्रैब कंट्री थे 1815 में क्या होता है, 1815 में वियना कन्वेंशन होता है, वियना की संधि होती है। तो इसमें बोरबर्न जो था, इसे क्या करते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं। किसके स्थान पर, तो नेपोलियन बोनापार्ट के स्थान पे बैठा देते हैं, जो फ्रांस का शासक हुआ करता था, फ्रांस का शासक हुआ करता था, इसी के स्थान पर इसे बैठा देते हैं, ठीक है। तो देखो, एंड जो उदारवादी थे, जो गरीब या फिर जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जब ये क्रांति शुरू होती है, तो ये जो मध्यम वर्ग उदारवादी लोग थे, बोरबर्न के क्या करते हैं, बोरबर्न के जो राजा था, इसके शासन को उखाड़ के फेंक देते हैं भैया, ठीक है। क्या करते हैं, इसके शासक मतलब इसे भगा देते हैं बिल्कुल से, और यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं। और फिर लुई फिलिप को, यहाँ पर एक राजा और बनता है, इनका नाम नोट डाउन कर लेना, लुई फिलिप। क्या नाम है इनका, लुई फिलिप। भैया लुई फिलिप को क्या करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है। लुई फिलिप कब बैठता है, 1830 में। कब बैठता है, देखो फ्रांस की गद्दी पर ये बैठता है 1830 में, ठीक है। तो बोरबर्न के शासन को उखाड़ के बहाते हैं, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता था, ये भैया बिलोंग करता था राजशाही, किससे, राजशाही, या फिर बोल सकते हो आप रूढ़िवादी सोच का था, ठीक है, रूढ़िवादी सोच का था, जो बिल्कुल दुश्मन है किसका, उदारवादी लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का, गरीब वर्ग के लोगों का, ठीक है, गरीब वर्ग के लोगों का, जिसमें आपके जोसेफ मैथनी जो है वो भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करता है, इनसे क्या हो जाती है, ये जब क्रांति शुरू होती है, तो पहला ये लोग काम क्या करते हैं, फ्रांस में जो बोरबर्न का शासन है, इन्हें उखाड़ के भगा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं, और लुई फिलिप को क्या करते हैं, लुई फिलिप को भैया राजा बैठाते हैं, राजा बनाते हैं, और कहते हैं आपको क्या करना है, आपको संविधान के अनुरूप कार्य करना है। आगे चलते हैं, और जुलाई की क्रांति में और कुछ कार्य होते हैं, जैसे जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम जो जाता है, जो आज एक अलग देश भी है, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ग्रीस को आजादी मिल जाती है, जो आपका
जो आपको ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, ऑटोमन जो एम्पायर था, इससे आजादी मिल जाती है ग्रीस को, ठीक है, जिसे कुस्तुनतुनिया बोला जाता है, ठीक है, कुस्तुनतुनिया संधि के तहत ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस को आजादी मिल जाती है, जहां पर ईसाई धर्म के लोगों की संख्या का बहुत ही अधिक है, ठीक है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की भावना केवल युद्ध और विस्तार के कारण ही नहीं बढ़ी, इसके साथ साथ ही लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ का कल्चर, भाषा, ठीक है, सांस्कृतिक आंदोलन, लोक कथाएं, कविताएं, इसको भी क्या किया, धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ठीक है, जिसके कारण लोगों में क्या भाईचारा बढ़ा और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने में काफी मदद मिली, ठीक है। ये सब राष्ट्र भाव उत्पन्न करने में काफी भूमिका निभाते हैं, कविता, संस्कृति, ठीक है। जैसे आप अभी हिंदी लैंग्वेज को अभी साउथ इंडिया में जाओगे, इसे बढ़ाओगे तो वहां कोई हिंदी लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति होगा तो वो आपसे मिलेगा, परिचय काफी अच्छा, ज्यादा बोलचाल होगा, भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। तो एंड राष्ट्रवाद बढ़ाने में किसका किसका योगदान है, तो भाषा का योगदान है, संस्कृति का योगदान है, ठीक है, भाषा का योगदान है, संस्कृति का योगदान है, कल्चर का योगदान है, कविताएं, ठीक है, जो आपके साहित्य, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हो जाता है, एक टाइम आता है 1830 से 48 के बीच में, कोई दिक्कत, आगे टाइम आता है, एक बहुत ही बेकार टाइम आ जाता है, जिसमें भुखमरी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, फिर से लोग क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, फिर से क्या करते हैं लोग, विद्रोह कर देते हैं। और देखो ये कब होता है, ये इसका जो मुख्य कारण है, लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ही आक्रोश भरा था, ठीक है। इस टाइम जब ये टाइम आता है, भुखमरी और कठिनाई लोगों, और उसके बाद जो बेरोजगारी आती है, इसमें ये जो टाइम आता है, लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ क्या हो जाता है, बहुत ही आक्रोश भर जाता है। 1848 का साल ऐसा साल था, एक बुरा साल था, जिसमें भोजन की कमी, बढ़ती बेरोजगारी, ठीक है, पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उसके बाद विद्रोह इतना जबरदस्त कर देते हैं कि लुई जो फिलिप है, जो कि 1800 क्या होते हैं, 1830 में भैया बोरबोन के शासन, बोरबोन के बाद जाने के बाद आते हैं भैया, ये भी क्या हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं, ठीक है, वहां से इनको भागना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग सारे सड़कों पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, जिसके कारण लुई फिलिप को भैया भागना पड़ता है। और 1848 में फ्रांस पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो ये डेट आपको क्या करना चाहिए, ये डेट आपको एकदम से लिख के रख लेना चाहिए। 1848 फ्रांस लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से कब बनता है, तो 1848 में बनता है भैया, ठीक है। 1830 में लुई फिलिप थे वो भाग जाते हैं, ठीक है, जो बोरबोन के शासक के बाद बनते हैं, ठीक है। कब भागते हैं भैया, 1830 में भागते हैं, और जिसके कारण बाद में 1848 में फ्रांस को पूर्ण लोकतांत्रिक बना दिया जाता है। आगे बात करते हैं, एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी कि 21 साल के ऊपर की जो सेवा है वयस्क पुरुषों को मताधिकार। देखो आगे भैया, जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाती है, तो यहाँ पर जो लोग थे, या फिर जो इन्होंने कुछ कानून बनाया कि जो 21 वर्ष से अधिक जो मेन है या पुरुष हैं, 21 वर्ष से अधिक जो पुरुष हैं, ये क्या कर सकेंगे, ये अब वोट दे सकेंगे। लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया, महिला को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था, ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल पुरुषों को दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ लेकिन महिलाओं को नहीं दिया गया था, इसी के साथ रोजगार मुहैया कराने का क्या किया गया, वादा किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्रांति जो 1830 से 48 के बीच में होती है, ठीक है, इसमें उदारवादी जो रूढ़िवादी थे, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, उदारवादियों की जो क्रांति होती है वो यही क्रांति होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें बोरबोन और फिलिप जैसे शासकों को उखाड़ के भगा दिया जाता है, और उदारवादी फिर से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अभी तक इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, अभी तक इन्होंने क्या किया था, जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किया। क्यों किया, क्योंकि भैया सभी जगह जो शासन आ गया था वो आ गया था रूढ़िवादियों का, जिसके कारण ये कमजोर पड़ गए थे। और उसके बाद इन्होंने सीक्रेट तरीके से सोसाइटी की स्थापना किया, किसके नेतृत्व में, तो जोसेफ मैथनी के नेतृत्व में, ठीक है। लेकिन अब ये जैसे ही क्रांति होती है और बोरबोन और उसके बाद फिलिप जैसे शासकों को उखाड़ के भगा देते हैं, तब ये फिर से क्या हो जाते हैं, उदारवादी फिर से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इनके अंदर एक जोश आ जाता है, ठीक है, इनके अंदर एक जोश आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने यहाँ के जो राजशाही है, रूढ़िवादी प्रकार के शासन है, इसको उखाड़ के भगा देना है और अपने देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, ठीक है, क्या करना है, लोकतांत्रिक देश बनाना है।
देखो इसका जो नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग कर रहा था, ठीक है। ये जो क्रांति हुई थी 1830 से 48 के बीच में, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मध्यम वर्ग कर रहा था। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि जो उदारवादी है, ये जो क्रांति है 1830 और 48 की, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखो भैया, जो गरीब वर्ग का मध्यम वर्ग का व्यक्ति था, ठीक है, वही कर रहा था, मध्यम वर्ग का व्यक्ति ही कर रहा था। और उसके बाद जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दिया। इनको देखा भैया, जैसे ही फ्रांस में लोगों ने क्या किया, इन सब की शुरुआत किया। इनके जो पड़ोसी देश है, चाहे वो जर्मनी हो, पोलैंड हो या फिर ऑस्ट्रियन हंगरी जो साम्राज्य का है, उन लोगों ने भी क्या किया भैया, अपने यहाँ संविधान मंगाने की या फिर एकीकरण जो राष्ट्र है, ठीक है, ये जो एकीकरण राष्ट्र संविधान की मांग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखो इसकी शुरुआत कहां से होती है? फ्रांस से होती है। लेकिन अब देखो इसकी जो लहर है या आंच है, और बाकी पड़ोसी देशों में भी जाने लगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं जर्मनी की। तो देखो जर्मनी भी फ्रांस का पड़ोसी देश ही है, ठीक है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से मध्यम वर्गीय जो पेशेवर और व्यापारी और धनी कलाकार लोगों ने क्या किया, सकल जर्मन असेंबली बना ली। क्या बना लिया? सकल जर्मन असेंबली। जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट, हमारे यहाँ की क्या है, संसद है, इसी तरीके से इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी वहां पर कानून बनाने के लिए सकल जर्मन असेंबली का निर्माण कर दिया। किसने किया? तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के रहने वाले जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब वर्ग थे, आगे चल के पैसा कमा के मध्यम वर्ग बन गए। और उसके बाद पेशेवर व्यापारी जो भी कारोबार करते थे और कुछ जो आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जर्मन असेंबली बना ली, ठीक है। 18 मई 1848 को 831 प्रतिनिधियों के साथ, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस जर्मन असेंबली को बना लिया और जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार कर लिया। जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार कर लिया, जिसके बाद वहां का जो राजा था, वहां का जो राजा विल्हेम था, ठीक है, उनको बोला गया कि आप क्या करोगे, अब आप कोई भी कार्य करोगे संविधान के अनुरूप कार्य करोगे, आपको भी शक्ति दी जाएगी, लेकिन आप क्या करोगे, लेकिन आप जो भी कार्य करोगे वो संविधान के अनुरूप कार्य करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया आगे कि फैसला, और इन लोगों ने फैसला लिया कि यहाँ पर जो राजा थे उनको कहा कि अब तुम काम जो करोगे वो संविधान के अनुसार करोगे और आपको भी कुछ शक्तियां दी जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारी शक्तियों पर लेकिन लिमिटेशन है कि आप क्या करोगे, आप उदारवादी लोगों के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे, ठीक है, जिससे वो लोग परेशानी में आ जाए। तो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम। क्या नाम था? फ्रेडरिक विल्हेम नाम था। उनको ये जब बताया गया कि भैया कि आपको अब यहाँ पर पूर्ण तरीके से राजशाही नहीं चलेगी, पूर्ण तरीके से यहाँ पर रूढ़िवादी सरकार नहीं चलेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी जनरल असेंबली बनाई गई थी 831 लोगों की, अब उनको भी राय आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। 831 लोगों की जो सदस्य थे, ठीक है, अब इनकी राय आपको मानना पड़ेगा और संविधान के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, संविधान के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। जैसे ही ये सुनते हैं, ठीक है, जैसे ही ये सुनते हैं भैया, उसके बाद एकदम चौंक हो जाते हैं कि मेरी शक्तियां सब आप लोग छीन रहे हो, और उसके बाद अब हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, अब हम उदारवादी लोगों की बात मानेंगे, ठीक है। इनके मन में ये सारा विचार आता है और ये अपनी सेना लेकर जाते हैं भैया, और उसके बाद लड़ाई करके क्या करते हैं, जो भी असेंबली बनाई गई थी जनरल असेंबली, जर्मन असेंबली, इसे क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर युद्ध चलता है, इसके बाद फिर उदारवादी रूढ़िवादी युद्ध करते हैं, ये युद्ध करते हैं, ये युद्ध करते हैं, फिर ये युद्ध करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसके बाद उदारवादी रूढ़िवादी आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। इसके बाद रूढ़िवादी लोगों की आंखें क्या हो जाती हैं, खुल जाती है धीरे धीरे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्यादा नहीं रोक सकते उदारवादी लोगों को, ठीक है। अब हम ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते या फिर ज्यादा दिन तक गुलाम बना के नहीं रख सकते जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इन लोगों को आजाद कर देना चाहिए और उसके बाद अब इनके मतानुसार ही कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो विल्हेम थे, ठीक है, जो जर्मनी के शासक था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि अब हमें उदारवादी लोगों की बात मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो रूढ़िवादी लोग ही राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दे देते हैं, ठीक है। मतलब जो रूढ़िवादी लोग थे अब सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें राष्ट्र भावना, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक देश की क्या करना चाहिए, स्थापना कर देना चाहिए। बहुत परेशान कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या होता है इसके आगे, इसके बाद सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण होता है। कब होता है? 1871 के करीब होता है, ठीक है।
जर्मनी का एकीकरण 1871। जर्मनी का एकीकरण भैया सबसे पहले होता है। जर्मनी का एकीकरण इसके पहले किसका होता है? इसके पहले फ्रांस का हो जाता है। ठीक है, इसके पहले फ्रांस का हो जाता है, फिर इटली का हो जाता है, इसके पहले 1868 के टाइम में। जर्मनी का एकीकरण सबसे पहले, इसका टाइम पीरियड याद कर लो, जर्मनी का एकीकरण 1871। ठीक है, एंड इसका जो सबसे बड़ा प्रांत था, इसका प्रसिया, इसका क्या है? सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा जो प्रांत है इसका नाम क्या है? प्रूसिया नाम है। क्या नाम है? प्रूसिया नाम है इसका। और जर्मनी में 39, ठीक है, कितने? 29 नहीं, 39 राज्यों का क्या है? एक परिसंघ है। यह सबसे बड़ा प्रांत है। प्रूसिया जो है ये सबसे बड़ा प्रांत है। और उसके बाद यहाँ के जो सीएम थे, ठीक है, यहाँ के जो सीएम थे उनका नाम था ऑटो वान बिस्मार्क। ये काफी महत्वपूर्ण नाम है इनका, आप नाम याद कर लेना, ऑटो वान बिस्मार्क। देखो बिस्मार्क से याद कर लो कि BMW कंपनी है, ये जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की है। बी फॉर BMW और बी फॉर बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वान जो बिस्मार्क थे ये जर्मनी के थे। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और देखो आगे चल के क्या होता है, इन्होंने 3 युद्ध लड़ा। किससे किससे लड़ा? तो ऑस्ट्रिया से लड़ा, डेनमार्क से लड़ा, फ्रांस से लड़ा। इनके खिलाफ 3 युद्ध लड़ा। और यह युद्ध 7 दिन तक चला। कितने दिन तक? 7 दिन चले। हाँ, 7 साल चला। ठीक है, यहाँ पर 7 साल चला। यहाँ 7 साल ये क्या किए? युद्ध लड़े और पूर्णतः यह युद्ध जीत लेते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध को जीत लेते हैं भैया। और उसके बाद 39 राज्यों को एक राष्ट्र के रूप में, ठीक है, मतलब अब 39 राज्यों का ये क्या कर देते हैं? जर्मनी को संघ बना देते हैं। 39 राज्यों का संघ, 39 राज्यों का संघ बना देते हैं। मतलब जर्मनी को एक राष्ट्र क्या बना देते हैं? 39 राज्यों का एक राष्ट्र बना देते हैं। राष्ट्र का मतलब देश बना देते हैं। ठीक है, राष्ट्र बना देते हैं। और उसके बाद और जर्मनी एक राष्ट्र बन जाता है, मतलब एक देश बन जाता है। क्या बन जाता है? एक देश बन जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि जो प्रूसिया है, प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लौह रक्त की जो नीति है, पूर्ण बहाव शासन करो। ठीक है, लौह रक्त की जो नीति है ये कौन अपनाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क अपनाता है भैया। ठीक है, और बात करें जाए जर्मनी का एकीकरण किसने कौन करता है? तो यही करता है, जर्मनी का एकीकरण। इसे क्या बोला जाता है? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कौन करता है? जर्मनी का जो एकीकरण करता है वो ऑटो वान बिस्मार्क ही करता है। कब करता है? 1871 में करता है। ठीक है, और लौह रक्त की नीति कौन अपनाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क ही अपनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बात करते हैं इटली का एकीकरण की। तो देखो इटली का एकीकरण 1861 में होता है। कौन करता है? जोसेफ मैथनी करते हैं। ठीक है, कौन करता है? जोसेफ मैथनी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। जोसेफ मैथनी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। और ये कब होता है? 1861 के टाइम पर होता है। देखो उस समय इटली जो था 7 बड़े प्रांतों में विभाजित था। 7 बड़े प्रांतों में विभाजित था। और जो 7 में सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है, 7 प्रांतों में एक प्रांत था जिसका नाम सार्डिनिया, इसका नाम सार्डिनिया था। सार्डिनिया लिडमोट था। ठीक है, एंड इस पर क्या था? इटालियन राजकीय परिवार इमैनुअल सेकंड का क्या था? शासन था, जिसे कुछ समय पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? हराया भी था। ठीक है, इसको अपने उसमें ले लिया था। ठीक है, यह सबसे ताकतवर प्रांत था। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी सोचा कि जर्मनी की तरह हमें भी क्या करना चाहिए? इटली का भी एकीकरण कर देना चाहिए। किसने सोचा? तो ये सोचा इमैनुअल सेकेंड ने। किसने सोचा? देखो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम है इमैनुअल सेकेंड। इनको मन में विचार आया कि अबे हमें भी क्या करना चाहिए? जर्मनी की तरह, प्रांत की तरह क्या करना चाहिए? अपने देश का भी एकीकरण कर देना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। मतलब जितने भी प्रांत अलग अलग में विभाजित है, प्रांतों में सभी जगह अलग अलग लोगों का शासन है, उसे एक कर देना चाहिए और पूरे जर्मनी पर एक लोगों का शासन हो। ठीक है, तो किसके मन में विचार आता है? तो इमैनुअल सेकेंड के मन में ये विचार आता है, जो कहाँ के राजा हुआ करते हैं? जो सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया के राजा हुआ करते हैं, जो कि क्या है? इटली का सबसे बड़ा ताकतवर प्रांत है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह हमें भी इटली का एकीकरण करना चाहिए, इनके मन में विचार आता है। आगे जो बात करते हैं, इटली उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी जो भाग था अलग अलग लोगों के कब्जे में था। देखो उत्तरी भाग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हंसबर्ग साम्राज्य का यहाँ पर क्या था? नियंत्रण था। ठीक है, उत्तरी भाग। और मध्य भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पॉप जो थे, ठीक है, पॉप कौन थे? तो देखो ये एक प्रकार के क्या है? ये एक प्रकार के ईसाई धर्म के पुजारी हैं। ठीक है, पॉप कौन है?
जो पॉप होते हैं ईसाई धर्म के पुजारी हैं, जैसे हमारे में पंडित होते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म के जो पुजारी हैं इनका जिन्हें हम पोप के नाम से जानते हैं। तो जो मध्य भाग था इटली का, ठीक है, यहाँ पर पोप का शासन हुआ करता है। जैसे ही इन दोनों पर जो इमैनुअल सेकंड है ये क्या करते हैं, जीत हासिल करते हैं, वैसे ही जो पोप था वो अपने आप क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है, उत्तरी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैबर था ये यहाँ का क्या था, उस समय का मुख्यमंत्री था। देखो आगे बात करते हैं दक्षिणी भाग पे, तो देखो यहाँ पर स्पेन के बोरबन राज के नियंत्रण में वो बोरबन अलग है जो फ्रांस में क्या करता है 1815 में बैठता है, और ये बोरबन अलग है। ये कहाँ का है, ये स्पेन का है बोरबन, ठीक है। एंड ये स्पेन के बोरबन दक्षिणी भाग में इस स्पेन के बोरबन राज्य का नियंत्रण में था, ठीक है। तो ज्यूसेप गैरिबाल्डी ने स्थानीय लोगों की सहायता से इटली का एकीकरण कर दिया। मतलब जो ये दक्षिणी वाला भाग था यहाँ पर हेड पूछा जाए कौन था, तो देखो ज्यूसेप गैरिबाल्डी था, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर किसका था, इनके ऊपर प्रेशर था इमैनुअल सेकंड का प्रेशर था कि आप भी क्या करो भैया, इटली का एकीकरण करना है, ठीक है, इटली का एकीकरण करना है। तो इन्होंने क्या किया, जोसेफ गैरिबाल्डी ने स्थानीय लोगों की सहायता से क्या कर दिया, इटली का सभी प्रांतों को अपने क्या कर दिया, मिला दिया। इन सब के बाद इटली का एकीकरण हो जाता है और पूर्णतः इमैनुअल सेकंड को इटली का क्या कर दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है, क्योंकि इनका ही बहुत बड़ा योगदान था। ये है आपका उत्तरी भाग, ये है आपका मध्य भाग, ये आपका दक्षिणी भाग, ठीक है, और ये है सार्डिनियो, ठीक है। ये क्या सबसे बड़ा प्रांत है, ये आपका पूरा इटली है, ठीक है, क्या है, इटली है, जो कि क्या हो जाता है 1871 में इसका एकीकरण हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं ब्रिटेन एक देश बचता है हमारा। कौन सा देश बचता है भैया, ब्रिटेन एक देश बचता है। इसकी भी अजीबो करीब कहानी होती है। देखो ब्रिटेन में क्या होती है, ब्रिटेन में क्या होता है 1707 यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखो सबसे पहले ब्रिटेन देख लेते हैं, ब्रिटेन है कहाँ पर। तो देखो सबसे पहले ब्रिटेन देखते हैं, और ब्रिटेन है कहाँ पर। तो देखो ब्रिटेन है पहले ग्रेट ब्रिटेन से पहले यहाँ पर तीन देश अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से, 3 देश अलग अलग हुआ करते थे। एक का नाम है स्कॉटलैंड, क्या नाम है, स्कॉटलैंड। एक का नाम है वेल्स, क्या नाम है, एक का नाम है वेल्स, और एक का नाम है इंग्लैंड। एक का नाम क्या है, इंग्लैंड नाम है, और इसका नाम है आयरलैंड, क्या नाम है, आयरलैंड नाम है। और इन सबको अगर मिला लेते हो, इन सबको मिला लेते हो तो इसे क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन सबको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब सबका मैप आपको पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये तीनों अलग अलग थे या एक ही थे। तो देखो भैया, ब्रिटेन में अलग अलग जाति समूह थे। ब्रिटेन में कोई लड़ाई नहीं हुई, यहाँ पर ना फ्रांस की तरह कोई लड़ाई हुई और ना जर्मनी की तरह कोई लड़ाई हुई। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्रिटेन जो इंग्लैंड जो था वो क्या था, सबसे ताकतवर या सबसे ज्यादा धनी था, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 1707 में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। और इसमें ब्रिटेन वाले कहते हैं कि आप लोग इंग्लिश बोलोगे, क्या बोलोगे, इंग्लिश बोलोगे, और हमारे यहाँ के कल्चर को अपनाओगे, हमारे यहाँ के कल्चर को क्या करोगे, अपनाओगे। और ये समझौता को हम लोगों ने क्या बोला, इस समझौते को हम लोगों ने बोला यूनियन एक्ट, क्या बोला, 1707 में होता है, और उसे यूनियन एक्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन बोला गया, ठीक है। देखो यही बात करते हैं इन सब देशों में, एंड इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लैंड नहीं, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश सबसे इंग्लैंड है, इन सबसे अमीर देशों में कौन था, इंग्लैंड, इसका नाम क्या है, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड क्या था, सबसे अमीर था। तो देखो बात करते हैं, अभी हमने बताया कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड, ठीक है, इन सबसे मिलकर बना था। जो इंग्लैंड था तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इंग्लिश बोली जा रही थी। वेल्स क्या होता है, ये भी मान जाता है, क्या होता है, ये भी मान जाता है। और स्कॉटलैंड के साथ क्या कर लेता है, ब्रिटेन समझौता कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, यूनियन एक्ट के माध्यम से, यूनियन एक्ट ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के माध्यम 1707 में जो समझौता आता है कि क्या करेगा, जो स्कॉटलैंड है ये क्या करेगा, इंग्लिश भाषा बोलेगा, और क्या करेगा, ब्रिटेन के कल्चर को क्या करेगा, ब्रिटेन के कल्चर को अपनाएगा, ठीक है, ब्रिटेन के कल्चर को अपनाएगा। कल्चर क्या होता है, वहां की संस्कृति, वहां पर, ठीक है, पहनावा, ये सारी चीजें। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और उसी के साथ फिर क्या हो जाती है, इसी के साथ जैसे ही सब मान जाते हैं, ठीक है, जैसे ही सब मान जाते हैं,
और एक फिर बचता है आपका एक देश बचता है जिसका नाम क्या था, आयरलैंड, जिसे आयरिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है, आयरलैंड, आयरलैंड नाम है। और ये दो भागों में विभाजित हो चुका है, एक का नाम है नॉर्थ आयरलैंड, एक का नाम है साउथ आयरलैंड। ठीक है, लेकिन सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन मिलता है। देखो यहाँ पर दो प्रकार के लोग थे, एक का नाम कैथोलिक था, एक का नाम प्रोटेस्टेंट था। ठीक है, तो जो कैथोलिक थे, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट थे ये इंग्लिश का समर्थन करते थे। जो प्रोटेस्टेंट थे आयरिश लोग में से जो प्रोटेस्टेंट थे ये इंग्लिश का समर्थन ऑलरेडी करते थे। और जो कैथोलिक लोग थे इन्होंने क्या किया, एक वोल्फटोन नामक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया, थोड़ा सा युद्ध करके धमकाया, जिसके कारण ये लोग भी क्या हो जाते हैं, मान जाते हैं, ब्रिटेन में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। तो इन सबको दबा दिया जाता है और पूर्णतः इन सबको दबा दिया जाता है और इन सबको मिलाकर क्या कर दिया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, किसको किसको मिलाया जाता है, देखो किसको किसको मिलाया जाता है, आयरलैंड को मिलाया जाता है, स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है, वेल्स को मिलाया जाता है, इंग्लैंड को मिलाया जाता है। जब ये सारे मिल जाते हैं तो इन सबको मिला के हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इसको अभी हमने आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और आगे चल के फिर क्या होता है, आगे चल के थोड़ा सा आप लोग देखो कि जैसे हमारे भारत की सबसे जो राष्ट्र प्रिय है उनका नाम क्या है, उन्हें हम लोग भारत माता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, भारत माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जर्मनी के जो सबसे राष्ट्रीय प्रिय है इनका नाम है जर्मेनिया। क्या नाम है, जर्मेनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, जर्मनी की सबसे राष्ट्रीय प्रिय है। ठीक है, जिनके मन में क्या है, अपने देश के प्रति बहुत ही क्या है, राष्ट्र भावना है, ये है जर्मेनिया। जर्मनी से आप जर्मेनिया याद कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और देखते हैं प्रांत की जो सबसे राष्ट्रीय प्रिय महिला है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रिय महिला नहीं बोल सकते हैं, इन्हें यहाँ की माता बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनका नाम है मेरियाना। क्या नाम है, मेरियाना नाम है। ये प्रांत की क्या राष्ट्रीय माता है, जैसे हमारे यहाँ की राष्ट्रीय माता का भारत माता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ की जो राष्ट्रीय प्रिय रखते हैं उनका नाम है मेरियाना और जर्मनी की जर्मेनिया। ठीक है, दोनों महिला का नाम आपको याद रखना है। और आगे हम पढ़ते हैं कि अब तक जो यूरोप है लगभग सारे देश में उदारवादी लोग थे, इनका क्या हो जाता है, इनका प्रभाव सभी देशों में पड़ जाता है। मतलब इनका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना, एक लोकतांत्रिक देश बनाना, इनका ये उद्देश्य था। ठीक है, लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी देश बनाना इनका ये उद्देश्य था और ये उद्देश्य लगभग पूरे यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्य का विकास होता है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी। ठीक है, जितने भी देश थे सभी जगह हो जाता है। लेकिन कुछ जो ये बाल्कन कंट्री थे, बाल्कन कंट्री कौन थे भैया, तो देखो जो बाल्कन कंट्री थे वो दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश थे, जिसमें सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, बोस्निया, ये सारे देश शामिल थे। ठीक है, ये यूरोप के दक्षिण पूर्व के देश थे, यूरोप के दक्षिण पूर्व के देश थे। ठीक है, यहाँ पर अभी भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना नहीं होती है। ठीक है, और ये जो देश है बुल्गारिया, ठीक है, बाल्कन जो कंट्रियां हैं, ठीक है, जिसमें अल्बेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, मैकेडोनिया, बोस्निया, स्लोवानिया और सर्बिया, ठीक है, ये सारे जो देश शामिल हैं, यहाँ पर अभी तक भी यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं होती है। और यहाँ पर किसका साम्राज्य होता है, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन होता है। लेकिन ये जो देश है, कौन कौन से देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी है, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रो हंगरियन, ठीक है, ये जो देश थे ये क्या करते हैं, इनकी नजर पड़ती है यहाँ पर भैया, कहां पर, जो बाल्कन कंट्रियां यहाँ पर नजर पड़ती है। और ये लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, बहुत ही प्राकृतिक संसाधन है और इनको हमें क्या करना चाहिए, इनको हमें अपने कब्जे में लेना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन है, इनको हमें क्या करना चाहिए, इनके ऊपर हमें कब्जा कर लेना चाहिए और कब्जा करके यहाँ के प्राकृतिक संसाधन पर भी कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, अच्छी चीजों का प्रोड्यूस करेंगे और उसे मार्केट में बेचेंगे। और इसी को लेकर जर्मनी जो होता है वो क्या कर देता है, पोलैंड का जो एक राजा होता है उसको खत्म कर देता है, उड़ा देता है। ठीक है, पोलैंड का एक राजा होता है, जर्मनी क्या करता है, उसको उड़ा देता है। उसके बाद फिर शुरुआत होती है भैया पहले विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर इन सब कंट्रियों के बीच में क्या होता है,
विश्व युद्ध प्रथम शुरू होता है जो कि 1914 से 1918 के बीच में चलता है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना चाहते थे। कौन बनना चाहता था? जो ये बाल्कन कंट्रियां थी, ठीक है, इसमें भी होड़ मच गई थी। और इन सब बाल्कन देशों में प्राकृतिक खनिज, अभी हमने बताया, संसाधन बहुत ही भरपूर मात्रा में भरे हुए थे। और जो जर्मनी, रूस, फ्रांस, ये सब जो देश थे, उनकी नजर इन बाल्कन कंट्रियों पर पड़ती है और फिर आपस में ये लोग क्या करते हैं, युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पोलैंड के राजा को जर्मनी मारता है, वैसे ही बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, कब से कब के बीच में? तो 1914 से 1918 के बीच में ये क्या होता है भैया, 1918 कहीं कहीं आपको 19 भी मिलता है। 5 साल तक ये वर्ल्ड वार चलता है। ठीक है, जो कि जाके 1819 में खत्म होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट में। और ये रही आपकी आज की क्लास। कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, जिसको हम लोगों ने जिसमें पहले टॉपिक को समाप्त किया, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक था। ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक था और काफी डीपली से इस क्लास को हमने इसे कंप्लीट किया। और यदि आप इस क्लास को देखते हो तो आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट आपके यार दोस्त हैं, सभी को इस क्लास को जरूर शेयर करा करो। आपके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में सभी क्लासेस की मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।